लीजिए सुनिए शरतचंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा उपन्यास परिणीता का भाग 2 मेरी यानी हर्षपाल की आवाज में। उस मोहल्ले में अक्सर एक दीन दुखी बूढ़ा फकीर भीख मांगने आया करता था। उस बेचारे पर ललिता की बड़ी ममता थी। जब कभी वह भजन गाकर भीख मांगता था तो ललिता उसे 1 रुपया दिया करती थी। 1 रुपया प्राप्त होने पर उसके आनंद का ठिकाना न रहता था। ललिता को वह सैकड़ों आशीर्वाद देता था और वह बड़े चाव से उन आशीर्वादों को सुनती थी। फकीर कहता था, ललिता उस जन्म की मेरी माँ है। पहली दृष्टि पड़ते ही फकीर उसे अपनी माँ समझने लगा था। वह बड़े ही करुण स्वर में उसे अपनी माँ कहकर पुकारता था। आज भी उसने आते ही माँ को पुकारा, ओ माँ, मेरी माँ, तुम आज कहाँ हो? आज इस प्रकार अपने बेटे की आवाज़ सुनते ही ललिता कठिनाई में पड़ गई। आखिर वह इस समय रुपये उसको कहाँ से दे? इस समय शेखर घर में ही मौजूद होंगे और वह उनके सामने रुपया लेने जाए कैसे? वह उनसे नाराज है। कुछ समय सोचते रहने के बाद वह अपनी मम्मी के पास गई। कभी कभी उसकी मामी को झकझक नौकरों से हो गई थी, इसी कारण मुंह लटकाए खाने की तैयारी कर रही थी। ऐसी स्थिति में ललिता को कुछ कहने की हिम्मत न हुई। वह वापस चली आई और किवाड़ की ओट से देखा कि बूढ़ा फकीर चौतरे पर अब भी बैठा है और भजन गाने में मस्त है। ललिता के हृदय में एक खलबली सी मच गई। आज तक उसने इस फकीर को निराश नहीं लौटाया था, इसलिए वह आज भी इसे लौटाना नहीं चाहती थी। उसका मन शुद्ध हो रहा था। भिखारी ने फिर एक बार माँ कहकर पुकारा। इस बीच अन्ना काली दौड़ती हुई आई और उसने सूचना दी, दीदी, तुम्हारा बूढ़ा बेटा बड़ी देर से आवाज लगा रहा है। ललिता ने कहा, मेरी अच्छी अन्नो, जरा सुन तो। अगर तू मेरा एक जरूरी काम कर दे तो मैं तुझे अच्छी अच्छी चीजें दूंगी। तू जल्दी से चली जा। शेखर भैया से 1 रुपया लेकर आ। अन्ना काली तेजी से दौड़ती हुई गई और 1 रुपया लाकर ललिता को दिया। ललिता ने पूछा, शेखर दादा ने देते समय कुछ कहा था? कुछ भी नहीं, केवल यही कहा कि बस ड्रेस की जेब में से निकाल लो। मेरे विषय में तो कुछ नहीं कहते थे। नहीं, कुछ भी नहीं, कहकर वह खेलने में लग गई। रुपया लाकर ललिता ने उस बूढ़े भिखारी को दिया और चली गई। आज उसने आशीर्वाद तक न सुने। पता नहीं क्यों उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका चित्त परेशान था। दोपहर के पश्चात अन्ना काली को बुलाकर पूछा, अन्नो, आजकल तू अपने शेखर दादा से पढ़ने नहीं जाती? जाती क्यों नहीं? रोज जाती हूँ। ललिता, दादा मेरे बारे में कुछ पूछते हैं? अन्ना, नहीं। हाँ, उन्होंने पूछा था कि ताश खेलने दोपहर को जाती हो या नहीं। बेचैनी के साथ ललिता ने फिर कहा, फिर तूने क्या कहा? अन्ना काली, यही कि तुम चारू के यहाँ रोज ताश खेलने जाती हो। शेखर दादा ने पूछा, तो खेलता कौन कौन है? मैंने कहा, चारू दीदी, तुम, मौसी और चारू के मामा। अच्छा दीदी, तुम सब में अच्छा कौन खेलता है, तुम या चारू के मामा? मौसी तो कह रही थी कि तुम अच्छा खेलती हो। यह सुनकर ललिता में मानो आग लग गई। वह डांट कर कहने लगी, यह सब तूने क्यों कहा? पाजिन कहीं की, तू हर बात में अधिक खिचड़ी पकाया करती है। चली जा मुझली, अब मैं तुझे कभी न दूंगी। यह कहकर ललिता वहां से चली गई। ललिता के इस प्रकार बदलते भावों से अन्ना काली हैरान हो गई। उसकी कच्ची बुद्धि में यह न समझा कि ललिता क्यों एकदम बिगड़ गई। 2 दिन से ताश का अड्डा नहीं जमता। ललिता के न आने से मनोरमा का खेल बंद हो गया है। मनोरमा के हृदय में यह संदेह भावना जागृत हो चुकी है कि गिरीन्द्र ललिता की तरफ आकर्षित हो रहा है। उस पर रीझकर गिरीन्द्र बेचैन हो रहा है। मनोरमा ने देखा यह 2 दिन गिरीन्द्र ने कितनी बेचैनी और परेशानी से काटे हैं। उसने बाहर घूमने जाना बंद कर दिया है। अब वह केवल कमरे में ही इधर उधर उठता बैठता दिन काट देता है। तीसरे दिन दोपहर के समय उसने बहन से कहा, बहन, क्या खेल आज भी नहीं खेलेंगे?
मनोरमा की इस बात को सुनकर गिरीन्द्र का उत्साह भंग हो गया। वह बोला, कहीं 3 आदमी में भी खेल होता है? उस घर की लड़की जिसका नाम ललिता है, उसे बुला लो ना जीजी। मनोरमा, वह न आएगी। गिरीन्द्र उमंग में तुरंत बोल उठा, क्यों न आएगी? उसके घर वालों ने मना कर दिया है या आपने? नहीं, वह अपने से नहीं आती। उसके मामा मामी के ऐसे भाव नहीं हैं। गिरीन्द्र के मुंह पर प्रसन्नता की झलक दौड़ गई। वह बोला, फिर तो तुम्हारे जाने भर की देर है। जरा जाकर कह दोगी, तुरंत आ जाएगी। यह बात गिरीन्द्र ने कह तो दी, पर अपने मन में संकोच कर रहा था। उसके हृदय की बात ताड़कर मनोरमा ने हंसते हुए कहा, अच्छा, अभी बुला कर लाती हूँ। यह सुनकर वह ललिता के घर गई और उसे पकड़कर साथ ही ले आई। आज फिर ताश का अड्डा जमा। आज वास्तव में ताश खूब जमा। ललिता की जीत होती रही। 2 घंटे तक खेल बहुत ही बढ़िया जमा रहा और सभी लोग दायोचित थे। उसी समय अन्नाकाली दौड़ती हुई आई और ललिता का हाथ पकड़कर घसीटते हुए बोली, दीदी जल्दी चलो, शेखर दादा बुलाते हैं। शेखर का नाम सुनते ही ललिता का चेहरा पीला पड़ गया। उसने ताश छोड़ दिया और पूछा, क्या दादा आज काम पर नहीं गए? मुझे क्या मालूम, शायद आज जल्दी आ गए हैं। ललिता ने मनोरमा की ओर कुंठित भाव से देखकर कहा, मौसी मैं जाती हूँ। उसका हाथ पकड़कर मनोरमा ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अभी 2-4 और खेल खेल लो। परेशान होकर ललिता ने कहा, मौसी अब न खेल सकूंगी, यदि जरा भी देर हो गई तो वह नाराज हो जाएंगे। इतना कहकर दौड़ती हुई चली गई। गिरीन्द्र ने पूछा, यह शेखर दादा कौन है? मनोरमा, वह इसी सामने वाले बड़े महल में रहता है। गर्दन हिलाते हुए गिरीन्द्र ने कहा, वह महल? तब तो शायद नवीन बाबू के कोई रिश्तेदार हैं। मनोरमा ने हंसते हुए कहा, कैसे रिश्तेदार? ललिता के मामा के मकान तक तो वह बुढ़ा हड़प लेने के लिए तैयार है। बड़े आश्चर्य के साथ गिरीन्द्र बहन की तरफ देखता रहा। मनोरमा ने सारी कहानी सुनानी प्रारंभ की। किस तरह से आर्थिक कठिनाइयों के कारण गुरुचरण बाबू की मंझली पुत्री की शादी रुकी हुई थी। नवीन राय ने काफ़ी ब्याज पर उनका मकान रहन ले लिया। अब तक भी वह रुपया अदा नहीं हुआ और नवीन राय यह मकान हड़प ही लेंगे। वह इसी घात में है भी। सारी कहानी सुन चुकने के बाद मनोरमा ने यह भी कहा कि उस बूढ़े की हार्दिक इच्छा यह है कि बेचारे गुरुचरण बाबू का मकान सत्यानाश करके उस स्थल पर शेखर के लिए बहुत ही सुंदर विशाल महल बनवाए। 2 लड़कों के लिए अलग अलग मकान है, परंतु तीसरे के लिए नहीं है। सभी बातें सुनकर गिरीन्द्र को बहुत दुख हुआ और गुरुचरण बाबू की दशा पर बहुत तरस आया। वह बोला, जीजी अभी तो गुरुचरण बाबू की और भी लड़कियां हैं ना, उनका कैसे कामकाज होगा? मनोरमा ने उत्तर दिया, उनकी कन्याएं तो हैं ही, उनके सिवा उनकी भांजी भी तो है। उस अनाथ ललिता का पूरा बोझ इस बेचारे इसके मामा पर ही तो है। लड़कियों की उसकी काफ़ी उम्र हो गई है, 1-2 वर्ष में ही उसका ब्याह हो जाना चाहिए। फिर भी साथ ही उसे अपने समाज से मदद मिलने की कोई आशा नहीं, बल्कि समाज से निकाल देने वाले अनेक हैं। प्रथा के अनुसार न चलने पर तुरंत समाज से अलग कर देते हैं। हमारा ब्रह्म समाज तो इन सबके समाज से लाखों दर्जों अच्छा है गिरीन्द्रा। गिरीन्द्र चुप ही रहा। मनोरमा फिर कहने लगी, उस दिन ललिता की मामी मेरे पास ललिता के लिए सोच विचार कर रो रही थी। क्या होगा, कैसे होगा, कुछ भी ठिकाना नहीं है। उसके पानी ग्रहण के शौक में गुरुचरण बाबू को खाना पीना तक नहीं हजम होता। गिरीन्द्र भैया, तेरे बहुत से जान पहचान वाले मुंगेर में होंगे। क्या कोई तेरा मित्र ऐसा नहीं है जो ललिता की सुंदरता और गुणों को देखकर उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाए? वास्तव में ललिता के समान गुणी और विदुषी लड़की मिलना कठिन है। लाखों लड़कियों में वह एक ही रूपवती है। गिरीन्द्रा ने दोषपूर्ण झूठी हंसी हंसकर कहा, ऐसी जान पहचान वाला कहाँ पा सका दीदी। फिर भी हाँ, इस कार्य में धन देकर उनकी सहायता कर सकता हूँ। गिरीन्द्र के पिता ने डॉक्टरी के अथाह धन इकट्ठा किया था। उस संपूर्ण धन का एकमात्र अधिकारी गिरीन्द्र ही था। मनोरमा, तो क्या तू रुपया देगा? गिरीन्द्रा ने कहा, उधार क्यों दूंगा जी जी, पर हाँ, जब वह दे सकेंगे दे देंगे और न दे सकेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं।
आश्चर्य में पड़कर मनोरमा ने कहा, आखिर इस तरह से उन्हें रुपया दे देने से तुझे क्या लाभ होगा? यह लोग ना हमारी बिरादरी के हैं और ना समाज के। फिर तुम्हें ये बताओ, इस प्रकार रुपये कौन दे देता है? मनोरमा की ओर देखकर गिरिंद्रा ने हंसते हुए कहा, समाज के नहीं हैं तो ना सही, समाज के नहीं हैं तो ना सही, किंतु अपने देश के बंगाली तो हैं। उनके पास टीके नहीं हैं और हमारे पास रुपयों में कोई गाय जम गई है। जी जी, तुम एक बार कहो तो उनसे, यदि वो रुपया लेने चाहें तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। फिर ललिता ने तो उनकी सगी है और न ही संबंधी है, मैं उसकी शादी का पूरा खर्च ही दे दूंगा। उस भोली लड़की के काम के लिए मैं पूरा भार सहन कर लूंगा। गिरीन्द्र की यह बात सुनकर मनोरमा को न आनंद मिला और न ही संतोष हुआ। हालांकि मनोरमा के घर में कोई कुछ नहीं कहता था, फिर भी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार पराये आदमी को रुपये बिना प्रयोजन देते देखकर उसे जरा भी चैन न था, बल्कि वह तो उसमें रोड़े अटका देना चाहती थी। चारूबाला चुपचाप यह सब बातें सुन रही थी। गिरीन्द्र की यह रुपये से मदद करने की बात सुनकर उसका हृदय खुशी से नाच उठा। वह कहने लगी, मामा तुम ऐसा ही करो, मैं जाकर मौसी से कह आती हूँ। मनोरमा ने उसे धमकाकर कहा, चुप बैठ चारू, ये बातें बच्चों के मुंह से बड़ों के बीच में अच्छी नहीं लगती। ललिता की मामी से जो कुछ कहना होगा मैं जाकर कह दूंगी। गिरीन्द्र, ऐसा ही करो दीदी। गुरुचरण बाबू जो भले आदमी हैं ऐसा लगता है। कुछ देर रुककर मनोरमा ने फिर कहा, मैं क्या, सभी लोग यह कहते हैं कि दोनों स्त्री पुरुष बड़े ही सज्जन हैं। गिरीन्द्र, इस बात का हमें दुख है। बहुत मुमकिन है कि उन लोगों का घर त्यागकर सड़क पर ही आकर खड़ा होना पड़े। उसके भय से तूने देख ही लिया कि ललिता ने जो ही शेखर का नाम सुना तुरंत दौड़ती हुई गई। ललिता ही क्या, बल्कि उनके यहाँ के सभी लोग शेखर के बंधन में हैं। कुछ भी कोशिश क्यों न की जाए, जब एक बार नवीन राय के गले में कोई फंसा तो उसका निकलना कठिन ही है। मनोरमा की ओर देखते हुए गिरीन्द्र ने एक बार फिर कहा, हाँ तुम फिर से उनसे जाकर कहोगी ना? मनोरमा, अच्छा अवश्य कहूँगी। यदि तू अपनी सहायता से किसी गरीब का उपकार कर दे तो इससे उत्तम और क्या हो सकता है? दीदी, व्यर्थता की कौन सी बात है, यह तो हम सबका धर्म है। जब किसी की मुसीबत में ग्रस्त व्यक्ति की जिस प्रकार मदद कर सके बने करें। यह सुनकर गिरीन्द्र कुछ लज्जित सा हो गया और आगे कुछ न कहकर वह कमरे के बाहर चला गया, परंतु कुछ ही समय बाद वह फिर लौटकर वहां आ बैठा। मनोरमा ने कहा, तू फिर आ गया? मुस्कुराते हुए गिरीन्द्र ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम जो करुण कथा गाती हो उसमें सत्य का बहुत कम अंश है। आश्चर्य को मनोरमा ने पूछा, क्यों? गिरीन्द्र ने कहा, जिस लापरवाही से मैंने ललिता को रुपये खर्च करते हुए देखा है उससे गरीबी का कोई लक्षण नहीं जान पड़ता। दीदी, तुम्हें देखे ना, अभी जब दिन सब लोग थिएटर देखने गए थे ललिता गई नहीं थी, फिर भी 10 रुपये उसने भेजे थे। चारूबाला इसी की गवाह है। जिस प्रकार वह खर्च करती है उससे यह अनुभव होता है कि उसका खर्च 20-25 रुपये से कम में न चलता होगा। मनोरमा ने इस बात पर एकाएक यकीन नहीं किया और फिर चारूबाला की ओर देखा। चारूबाला ने कहा, सच है माँ, शेखर बाबू ललिता को रुपये देते हैं, यह नई बात नहीं है। वात्सल्य से ही वह शेखर बाबू की अरमाली से रुपये ले आती है। शेखर बाबू कुछ नहीं कहते। मनोरमा ने कहा, यह बात शेखर को ज्ञात है? हाँ, उन्हें सब पता है। उनके सामने ही ताला खोल कर लाती है। पिछले महीने अन्नाकाली के गुड्डे के विवाह के समय जो धूमधाम हुई थी और इतने अधिक रुपये खर्च हुए थे, वह सब किसने दिए थे? सारा खर्च ललिता ने ही तो दिया था। लंबी सांस छोड़ते हुए मनोरमा ने कहा, भैया मैं इन सब के बारे में कुछ नहीं जानती, किंतु इतना अवश्य जानती हूँ कि नवीन राय की भांति उसके लड़के नीच नहीं हैं। सभी लड़के अपनी माँ के स्वभाव के हैं, इसलिए उनमें दया ममता भरी हुई है। इसके अतिरिक्त ललिता बड़ी नेक लड़की है, सभी उससे स्नेह करते हैं। बचपन से ही वह शेखर के पास रहती है। वह शेखर को भैया कहती है और शेखर का भी उस पर गहरा अनुराग है। अच्छा चारू, ये तो बता
क्या शेखर बाबू की शादी इसी माघ में होने वाली है? सुना है इस रिश्ते को बुढ़े ने अच्छी रकम हाथ लगेगी। चारूबाला ने कहा, हाँ माँ, इसी माघ में शेखर भैया का ब्याह होगा, बात तय हो चुकी है।